हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर 3 पार्ट नंबर 7। इससे पहले हम लोगों ने 6 पार्ट इसके कंप्लीट कर लिए हैं और बहुत सारे टॉपिक उसके अंदर कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिए, इसलिए कि अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हीं पर डिपेंडेंट हैं। तो अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आए। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल ऑफ ड्रग्स। इसके अंदर कई सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सेल क्या होता है। तो सेल आप भी जानते हैं, सब कॉमन सी बात है, कोई भी चीज़ बेचना उसको सेल बोलते हैं। अगर ड्रग को बेच रहा है तो उसी को बोलेंगे सेल ऑफ ड्रग। तो सेल ये क्या है, नाउन है। आपको मालूम होगा इंग्लिश में ये क्या है, नाउन है। और अगर वर्ब आता है तो SELL आता है, ठीक है, सेल। तो अगर आप इसके डेफिनेशन बहुत आसान है, अगर लिखना भी चाहें, वैसे पूछता नहीं है सेल की डेफिनेशन नहीं पूछेगा, अगर लिखना भी चाहें, अगर पूछ भी ले एक आध नंबर में, तो क्या लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ पासिंग ड्रग्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स टू कंज्यूमर इज टर्म एज सेल। तो सेल क्या है, तो वो प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ड्रग्स को मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पास करते हैं, पहुंचाते हैं। यानी कंपनी दवा बना रही है, वहाँ से उठाना और लोगों तक पहुंचाना, जो उसको यूज़ कर रहे हैं उन लोगों तक पहुंचाना, उसको हम लोग बोलते हैं सेल करना। अब ये आप जाहिर सी बात, इसमें आप जब लाके पहुंचाएंगे तो पैसा तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है। अगर आप उसको क्या कहते हैं, पैसा नहीं ले रहे तो उसको आप सप्लाई बोल सकते हैं कि आप लाके उसको दे रहे हैं, पहुँचा रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक। अब इसके रिगार्डिंग एक दो बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए कि 1940 से पहले देयर वॉज नो रेस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन फॉर सेलिंग, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग। ये कह रहे हैं कि 1940 से पहले यानी 1940 से पहले कि यहाँ पे अपने इंडिया के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, कोई प्रोहिबिशन नहीं था। मतलब ये है कि कोई रुकावट नहीं थी, जो चाहता था दवा बना सकता था, जो चाहता दवा बेचता था, कंपाउंडिंग करता था, डिस्पेंसिंग करता था। उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं थे कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कितना वो पढ़ा हो, उसने कोई लाइसेंस लिया हो न लिया हो, कुछ भी नहीं था। हर कोई आज़ाद था, जो चाहता था अपने हिसाब से दवाओं को बेच सकता था, कंपाउंडिंग कर सकता था, मैन्युफैक्चरिंग कर सकता था, डिस्पेंसिंग कर सकता था। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, ये सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी, इनमें कोई पाबंदी नहीं थी, ठीक। फिर क्या हुआ, 1940 के अंदर एक्ट बना जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये जिसको DNC भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, DNC। क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि इसके बारे में लिखिए, तो डायरेक्टली वो लिख देगा DNC एक्ट। समझ में आ रही, तो क्या है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो ये जब इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, यानी जब इसको बना दिया गया, लागू किया गया इस एक्ट को, उसके बाद फिर ये जो काम थे, क्या कहते हैं, सेल करना, दवाओं को सेल करना, मैन्युफैक्चर करना, कंपाउंडिंग करना, डिस्पेंसिंग करना, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, रोक दी गई, प्रोहिबिटेड कर दी गई, पाबंदी लगा दी गई। और फिर कुछ कंडीशंस लगा दी गई, कुछ शर्तें लगा दी गई कि अब सिर्फ वो लोग ये काम कर सकते हैं जिनके पास लाइसेंस होगा। समझ में आ रही बात। अब ये सारे काम सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके पास लाइसेंस होगा। और फिर उसके लिए पूरा एक रूल रेगुलेशन बना दिया गया कि हर एक को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। जो क्वालिफाइड होगा, जो इस लायक होगा, जिसने उस लाइन की पढ़ाई की होगी, उसी को ड्रग लाइसेंस मिलेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेल। सेल क्या टाइप के होते हैं, तो दो तरीके की सेलिंग होती है। एक होता है होल सेल और दूसरा होता है रिटेल सेल। ये आपको मालूम ही है। होल सेल क्या है कि मतलब कोई थोक में उठाया गया कंपनियों के पास, या बड़े जो डीलर्स हैं उनके पास से थोक में माल उठाया, थोक में दवाएं उठाई, और फिर जो छोटे छोटे दुकान वाले हैं, जो फार्मेसी वाले हैं, उनको ला के दे देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं होल सेल। और फिर अब ये जो होल सेल वाले, इन्होंने जाके दुकानों में पहुंचा दिया, छोटी छोटी दुकानों में, जो क्या कहते हैं मेडिकल स्टोर्स वगैरह हैं। अब वहाँ से वो लोग क्या फुटकर में उसको बेचते हैं, तो उसको बोलते हैं रिटेल सेल। समझ में आ रही। जैसे कि ज़्यादातर आपको दिखेंगी जो दुकानें, वो कौन सी होती है, वो रिटेल सेल होती हैं। वो रिटेल सेल वाली दुकानें होती हैं, फार्मेसीज़ होती हैं कि वहाँ से आपको 5 रुपए की, 10 रुपए की 1 गोली, 2 गोली, 4 गोली, 10 टेबलेट, 15 टेबलेट, जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से वहाँ से वो डिस्पेंस करते हैं, सेल करते हैं, बेचते हैं। तो वो होता है रिटेल सेल ऑफ ड्रग, ठीक।
जो होलसेलर है वो डायरेक्टली क्या है, मैन्युफैक्चरर जो है, जो दवा बनाने वाली कंपनी है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, या जो बड़े डीलर है वहाँ से वो कांटेक्ट करते हैं और दवाएं उनसे डायरेक्टली ले लेते हैं। और फिर ये छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, दवा बेचने वाले, मेडिकल स्टोर वाले हैं, उनको ये देते हैं। तो अब जो होलसेल वाला काम है इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं इसकी, क्या शर्तें हैं ये काम करने के लिए? तो सेपरेट लाइसेंस आर रिक्वायर्ड फॉर द ड्रग ऑफ शेड्यूल सी एंड C1 द ड्रग्स अदर देन शेड्यूल सी एंड C1। दवाएं की क्या है, अलग अलग कैटेगरी है, उनको शेड्यूल में बांट रखा है। तो ये शेड्यूल H वाली दवा है, ये शेड्यूल X है, ये शेड्यूल C है, C1 है। तो ये कह रहे हैं कि जो कोई होलसेल का काम करना चाहता है तो ये नहीं कि एक लाइसेंस ले लिया उसमें सब तरह की दवाओं को वो क्या है सेल कर सकता है, ऐसा नहीं है। बल्कि शेड्यूल C एंड C1 के लिए उसको अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा। ऐसे उसके अलावा जो दवाएं हैं उसके लिए अलग लाइसेंस उसको लेना पड़ेगा। ऐसे शेड्यूल X के लिए अलग से लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, और क्या कंडीशन इसके? तो द लाइसेंसी मस्ट हैव एडिकेट प्रीमिसेस एंड प्रीमिसेस शुड नॉट बी लेस देन 10 स्क्वायर मीटर्स। अब जो लाइसेंसी है, जिसने लाइसेंस लिया है, जो लेने जा रहा है लाइसेंस, तो वो क्या करेगा? तो वो प्रोवाइड करेगा एडिकेट प्रीमिसेस। प्रीमिसेस का मतलब होता है जिस जगह पे वो अपनी दुकान वगैरह बना रखा है, जहाँ पे उसने स्टोर बना रखा है, ठीक है, तो वो उसका प्रीमिसेस है। और तो एडिकेट यानी मुनासिब प्रीमिसेस होना चाहिए, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई काफ़ी वहाँ पे सफिशिएंट जगह होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 10 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। कितना? 10 मीटर स्क्वायर की उसकी जगह होनी चाहिए। ठीक, और क्या है? देयर शुड बी फैसिलिटीज फॉर स्टोरेज ऑफ ड्रग्स दैट कैन प्रिजर्व द पोटेंसी ऑफ ड्रग्स। तो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे स्टोरेज की वो सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो दवाओं की पोटेंसी को क्या है प्रिजर्व कर सके, बचा सके, उसकी हिफाजत कर सके, उसको सेव कर सके। तो क्या फैसिलिटीज़ होंगी? तो वहाँ पे जैसे कि मान लीजिए फ्रीज की ज़रूरत है तो फ्रीज रखना पड़ेगा, या कोई मतलब या कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर की ज़रूरत है तो वो स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रोवाइड करना उसकी जिम्मेदारी है, तभी उसको लाइसेंस मिलेगा। अगर क्या है उसने लाइसेंस ले लिया और फिर जो स्टोरेज कंडीशन थी उसको नहीं फॉलो कर रहा है तो उसका लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। पहले तो उसको वार्निंग देंगे, अगर वार्निंग पे वो एक बार में मान गया, एक बार मौका दे दिया कि नहीं मान रहा, वही अपनी गलती दोहरा रहा है, तो उसका लाइसेंस भी क्या है कैंसिल किया जा सकता है। ऐसे ही दिस ड्रग्स शुड नॉट बी सोल्ड टू होम हु डोंट हैव प्रिजर्वेशन फैसिलिटीज़। अब मान लीजिए ये होलसेलर है तो ये ऐसे लोगों को ये दवाएं नहीं बेचेगा जिनके पास स्टोरेज कंडीशन नहीं है। मान लीजिए शेड्यूल C एंड C1 वाली जो दवाएं हैं वो क्या, मान लीजिए इंसुलिन है, हार्मोन है, तो वो क्या है उनको मतलब ठंडी जगह चाहिए। अब इसको भी इसका ख्याल रखना है कि ये उन्हीं लोगों को देगा, उन्हीं लोगों को बेचेगा जिनके पास फैसिलिटी है स्टोरेज करने की दवाओं को। ऐसे ही क्या है, द होलसेल लाइसेंसी सेल द ड्रग्स टू द पर्सन हु हैव ए लाइसेंस टू रिटेल देम। और सिर्फ उन्हीं लोगों को ये दवाएं सेल करेगा, बेचेगा जिनके पास क्या लाइसेंस है। ये दूसरी कुछ छूट दी गई है, जैसे कि मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है तो वहाँ पे भी क्या है, चाहे उनके पास ड्रग लाइसेंस ना हो लेकिन उनको भी दवाएं दे सकता है। ऐसे कोई एजुकेशनल या रिसर्च करने वाला इंस्टीट्यूशन है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब पढ़ाई हो रही है या जहाँ पे रिसर्च किया जा रहा है, तो वहाँ पे वो दवाएं क्या है प्रोवाइड करा सकता है, बेच सकता है। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि वो उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि ये कहाँ पे कितनी दवाएं उसने दी हैं। समझ में आ रही बात? हॉस्पिटल के अंदर कितनी दवाएं उसने बेची हैं, किस इंस्टीट्यूशन के अंदर कौन सी दवा किस क्वांटिटी में, किस बेच का, किस डेट में कितनी दवा दी है, ये सारा चीज़ उसको क्या है मेंटेन करना पड़ेगा। और ऐसे ही अगर उसको क्या है कैश मेमो जो है उसको भी मेंटेन करेगा, यानी बिल उसका कितना पैसे लिए नहीं लिए वो सारा बिल भी मेंटेन करना पड़ेगा। लाइसेंस शुड बी डिस्प्लेड इन प्रीमिसेस। और जो उसका प्रीमिसेस है यानी जहाँ पे उसने अपना स्टोर बना रखा है, जहाँ से वो दवाओं को बेच रहा है, सेल कर रहा है, तो वहाँ पे अपना लाइसेंस भी क्या है लगा के रखेगा ताकि जो लोग आ रहे हैं उनको दिख सके। ये नहीं कि छुपा दिया किसी अलमारी के अंदर, कहा कि मैंने डिस्प्ले कर रखा। नहीं, डिस्प्ले करने का मतलब कि जो बाहर से आए उसको देखना चाहे तो उसको दिख जाए, यानी सामने फ्रंट में कहीं लगाएगा, इस टाइप से उसको क्या डिस्प्ले करेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं रिटेल सेल ऑफ ड्रग। ये तो हमने होलसेल के बारे में पढ़ लिया। अब रिटेल सेल यानी फुटकर में कोई बेच रहा है, फुटकर तो जानते ही हैं आप, ठीक है। फुटकर में अगर कोई बेच रहा है तो उसके लिए क्या कंडीशंस हैं, तो फैसिलिटी होनी चाहिए,
यानी अपना जो आप फार्मेसी बना रहे हैं उसकी पूरी फैसिलिटी होनी चाहिए, जैसा कि शेड्यूल एन के अंदर बताया गया है। वो मैंने पढ़ा दिया है शेड्यूल एन। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो स्टडी ऑफ शेड्यूल जाके एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं स्टडी ऑफ शेड्यूल से, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है कि मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, कैसा प्रीमिसेस होना चाहिए, उसमें स्टोरेज कंडीशन क्या, इंस्ट्रूमेंट, तो जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब क्या है आपके प्रीमिसेस के अंदर होना चाहिए, यानी आपके फार्मेसी के अंदर होना चाहिए। दूसरा क्या है, परचेज ओनली फ्रॉम ए लाइसेंस्ड होलसेलर। दूसरी है कि कोई रिटेलर है तो वो सिर्फ लाइसेंस्ड होलसेलर से लेगा, यानी ऐसे होलसेलर से लेगा जिनके पास लाइसेंस है। ऐसा नहीं कि कोई फ्रॉडी आदमी आ रहा है और बेच के चला जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्या ध्यान रखेगा, तो सेपरेट लाइसेंस फॉर शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स, शेड्यूल एक्स एंड फॉर द ड्रग्स अदर देन शेड्यूल सी एंड C1 एंड एक्स, ठीक है। तो ये शेड्यूल सी एंड C1 के लिए एक अलग ड्रग लाइसेंस बनता है, तो वो भी इसको लेने की ज़रूरत है अगर इनको बेचता है। ऐसे ही शेड्यूल एक्स के लिए अलग से लाइसेंस लेने की ज़रूरत है अगर वो बेचना चाहता है। ऐसे ही वो दवाएं जो शेड्यूल सी एंड C1 एंड शेड्यूल एक्स के अलावा हैं उनको अगर बेचना चाहता है तो उसके लिए अलग उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, यानी 3 लाइसेंस उसको लेने पड़ेंगे, ठीक। अब चौथा और क्या कंडीशन है, तो शेड्यूल एच एंड एक्स ड्रग्स विल नॉट बी सोल्ड विदाउट वैलिड प्रिस्क्रिप्शन। तो जो दवाएं शेड्यूल एच वाली हैं और जो शेड्यूल एक्स वाली हैं, इन दवाओं को बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेचेगा। शेड्यूल एच और एक्स क्या है, तो एक्स के अंदर तो नारकोटिक और साइकोट्रोपिक ड्रग्स आती हैं, ठीक है, और शेड्यूल एच के अंदर भी इनमें से दवाएं आ सकती हैं। समझ में आ रही बात, जो शेड्यूल एक्स के अंदर है वो दवाएं भी शेड्यूल एच के अंदर आ सकती हैं। ऐसे ही जो शेड्यूल C1 के अंदर है वो दवाएं भी इसके अंदर शेड्यूल एच के अंदर आ सकती हैं। इसके अंदर तकरीबन 500 से ज़्यादा दवाओं की एक लिस्ट है कि जिनके बारे में ये कहा गया कि इसको बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना है, किसी के सुपरविज़न के बगैर नहीं लेना है। किसी फिजिशियन, डॉक्टर, फार्मासिस्ट उनके मशवरे से ही ये दवाएँ ली जाएंगी, ये जो शेड्यूल एच के अंदर दवाएं हैं, वरना इसका क्या है साइड इफेक्ट तगड़ा हो सकता है, ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये जो दवाएं हैं ये क्या है, इनको बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देगा, और वो प्रिस्क्रिप्शन भी कैसा होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। अब वैलिड प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। अब पांचवी जो कंडीशन वो क्या है, ऑल द रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स शुड बी मेंटेन फॉर एटलीस्ट 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट एंट्री। ये कह रहे हैं कि जो भी रजिस्टर आप मेंटेन कर रहे हैं, यानी कितनी दवा मैंने बेची, किसको बेची, कौन सी दवा बेची, कितनी क्वांटिटी में बेची, तो आप जो ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं रजिस्टर के अंदर, उसका सीरियल नंबर, तो ये सारी चीज़ें क्या है आपको मेंटेन करना है, ठीक है। और जो आप बिल वगैरह दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, वो सारा जो रिकॉर्ड है आप मेंटेन करेंगे कम से कम 2 साल के लिए, ठीक है। अब ये कि मान लीजिए आपका रजिस्टर है, उसमें बहुत सारे पेजेस हैं, समझ में आ रही, तो आपने 3 साल पहले से उसमें लिखना शुरू किया और लिख रहे हैं, समझ में आ रही बात, और उसमें क्या लिखते जा रहे हैं और वो क्या ख़त्म हो गया, वो रजिस्टर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो आप तो कहेंगे, ये नहीं कह सकते आप कि इसको तो 2 साल से मैं लिख रहा हूँ तो 2 साल हो गए, अब इसको रिकॉर्ड को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है, कह रहे कि जो लास्ट एंट्री आपने की है, समझ में आ रही, पिछले आपने 3 सालों में उसको भरा, 5 सालों में भरा, उससे मतलब नहीं है। लास्ट एंट्री जो उसके अंदर आपने की है, मान लीजिए किसी पेशेंट का नाम लिखा, उसको कौन सी दवाएं दी नहीं दी, लास्ट एंट्री आपने जो की है, तो उसके बाद से 2 साल आपको वो रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने की ज़रूरत। और क्या है, तो द लाइसेंसी शुड अलाउ द इंस्पेक्टर्स फॉर इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमिसेस रजिस्टर्ड एंड रिकॉर्ड्स। और एक बात ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, इंस्पेक्टर वो वाले पुलिस वाले इंस्पेक्टर नहीं है, वो भी इंस्पेक्टर होते हैं। इंस्पेक्टर का मतलब ये कि जो चेक करता है, तो ऐसे ही क्या है, इसके लिए भी इंस्पेक्टर बनाए जाते हैं, सरकार इनको चुनती है, पूरा इनका सिस्टम आगे आप पढ़ेंगे। तो जो भी इंस्पेक्टर है, अगर वो चेक करने के लिए आ रहा है, इंस्पेक्शन के लिए आपकी दुकान पे, आपकी फार्मेसी पे आ रहा है, तो आप उसको फुल परमिशन देंगे कि आपको जो भी चीज़ें हैं आप चेक कर सकते हैं, मेरा रजिस्टर, मेरा रिकॉर्ड, मेरी दवाएं, उनकी एक्सपायरी, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, मेरा बिल, सब चीज़ें आप उनको क्या है अलाउ करेंगे, उनको इजाज़त देंगे कि वो आके चेक कर सकें। अब एक टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर, रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। तो रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस क्या होता है, तो आप इस वर्ड को ध्यान में रखेंगे तो आपको याद रखना आसान हो जाएगा। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब ये होता है किसी चीज़ से रोकना, रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं ना, रेस्ट्रिक्शन। तो ये लाइसेंस है एक ऐसा जो नॉर्मल टाइप का लाइसेंस है, ये उन लोगों को दिया जाता है
जो मतलब क्या कहते हैं शेड्यूल एक्स वाली दवाएं नहीं बेच सकते हैं, शेड्यूल सी एंड C1 वाली दवाएं नहीं बेच सकते हैं, शेड्यूल एच वाली दवाएं नहीं बेच सकते हैं। तो फिर बची क्या बहुत नॉर्मल टाइप की, जैसे कि पैरासीटामोल, एस्पिरिन, ऐसे ही जो लोजेंजेस आते हैं, विक्स की गोली, सर में दर्द हो रहा है उसको लगाने वाला बाम, तो इस टाइप का पाउडर्स हो गए। और इस टाइप की जो चीज़ें हैं जिनको लेने के लिए किसी सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे उमूमन किसी को बुखार होता है तो आदमी लेके एस्पिरिन खा लिया, एस्पिरिन खा लेता है, ऐसे ही क्या पैरासीटामोल खा लेता है। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं, ऐसे ही कि मान लीजिए पाउडर्स आते हैं बहुत सारे, ऐसे क्रीम आते हैं कुछ लगाने वाले, तो ऐसी जो चीज़ें हैं जिनका मतलब साइड इफ़ेक्ट कोई बहुत तगड़ा नहीं है या फिर उनको लेने के लिए किसी सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं होती है, तो ऐसी चीज़ों को बेचने के लिए जो लाइसेंस लिया जाता है उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। समझ में आया? यानी शेड्यूल सी, C1, ऐसे ही शेड्यूल एक्स, शेड्यूल एच, इन सब दवाओं को क्या किया, रेस्ट्रिक्टेड कर दिया। ठीक, ये जो दवाएं हैं इनको हटा दिया। इसके अलावा जो नॉर्मल टाइप की दवाएं बचती हैं तो उसको बेचने के लिए एक लाइसेंस लिया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। और ये लाइसेंस लेने के लिए किसी बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, यही इसमें लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब इसके लिए, हाँ, इसके लिए क्या है, जो लाइसेंस लिया जाता है, इशू किया जाता है, उसके लिए फॉर्म 20A, कौन सा फॉर्म भरते हैं, फॉर्म 20A और एंड फॉर्म 21A, ये 2 फॉर्म भरे जाते हैं रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस लेने के लिए। तो रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके क्या कंडीशंस हैं, तो जहाँ पे ये इस टाइप की चीज़ें बेच रहा है तो वहाँ पे क्या, वो जो प्रेमिसेस है वेल इक्विप्ड होना चाहिए। मतलब ये कि वो अच्छे से उसको तैयार किया हो, सारी चीज़ें वहाँ पे सहूलतें हों, सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़, स्टोरेज कंडीशन वगैरह जो भी हैं तो वो होना चाहिए। यानी जो उसका प्रेमिसेस जो फार्मेसी है वहाँ पे सारी इक्विपमेंट जिनकी ज़रूरत है वो होना चाहिए। ऐसे ही जो उसने लाइसेंस ले रखा है उसको वहाँ पे डिस्प्ले करेगा। ऐसे ही जो दवाएं खरीदेगा वो उसको क्या कहते हैं, उसको लाइसेंस्ड डीलर से लेगा, यानी ऐसे डीलर से लेगा जिनके पास लाइसेंस है। ऐसे ही ड्रग शुड बी सोल्ड इन देयर ओरिजिनल कंटेनर, और वो दवाओं को उनके ओरिजिनल कंटेनर के अंदर बेचेगा। यानी कि अपना एक कंटेनर बदल दे रहा है, उसमें दवाओं को भर के अपने नाम से बेच रहा है, तो ऐसा नहीं करेगा, बल्कि जो उनका ओरिजिनल कंटेनर है उसी में उनको रख के बेचेगा। इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे मैंने बताया, जैसा कि एस्पिरिन टेबलेट हो गया, पैरासीटामोल हो गया, एनाल्जेसिक बाम आते हैं, यानी सर में लगा दर्द हो रहा है उसमें लगाने के लिए बाम आते हैं। ऐसे ही क्या एंटासिड दवाएं हो गई जो एसिडिटी को कम करने के लिए कम यूज़ होती हैं, जैसा कि आपने पढ़ा होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हर जगह आपको मिल जाती है। तो ऐसी दवाओं को बेचने के लिए लाइसेंस जो लिया जाता है वो नॉर्मल टाइप का होता है। ऐसे ही क्या एंटीसेप्टिक क्रीम हो गया, तो उसके लिए जो लाइसेंस लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। ठीक है, रिकॉर्ड्स टू बी केप्ट इन फार्मेसी, ये भी एक टॉपिक पूछ रखा है। हालांकि ये सारी चीज़ें आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए तो क्या रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। तो ऑल द सेल ऑफ ड्रग्स ऑन प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन रजिस्टर्ड। तो ये कह रहे हैं कि जो भी दवाएं आप प्रिस्क्रिप्शन पे मतलब डिस्पेंस कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उनका एक रिकॉर्ड आप बना के रखेंगे रजिस्टर के अंदर। ठीक है, और उस रजिस्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, तो सीरियल नंबर ऑफ एंट्री, यानी उसमें कितने लोगों ने आपसे प्रिस्क्रिप्शन पे दवा ली, तो 1 नंबर हो गया, 2 नंबर, 3 नंबर, तो ये होता है सीरियल नंबर, तो वो आप उसमें डालेंगे। ऐसे डेट ऑफ सप्लाई, किस डेट में आपने किसको दवा दी है वो आप डालेंगे उसमें। ऐसे प्रिस्क्राइबर का नाम डालेंगे, उसका एड्रेस डालेंगे। जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर जो है उसने दवा प्रिस्क्राइब किया तो उसका आप नाम डालेंगे, या फिर उसका रजिस्टर्ड नंबर होता है डॉक्टर का वो डालेंगे और उसका एड्रेस डालेंगे। ऐसे ही जो पेशेंट है उसका नाम और उसका एड्रेस रहेगा। ऐसे ही जो दवा आपने उसको दी है तो दवा का नाम, उसकी क्वांटिटी उसके अंदर डालेंगे आप रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। ऐसे ही किस कंपनी की आपने दवा दी है वो आप मेंटेन करेंगे, मैन्युफैक्चरर नेम और उसका बैच नंबर। हालांकि इतना कोई करता नहीं है लेकिन फिर भी करना चाहिए। और फिर क्या, क्रेडिट बिल, यानी कितने पैसे आपने उससे लिए हैं तो उसका जो बिल आप बना के देते हैं उसको, तो वो भी आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है। ऐसे रिकॉर्ड्स ऑफ परचेज ऑफ ड्रग्स, आप दवाएं खरीद रहे हैं तो उसको भी आपको मेंटेन करना है कि आपने कितनी दवाएं खरीदी हैं। ठीक है, रिकॉर्ड्स शुड बी मेंटेन बाय द रिटेलर एंड होलसेलर। तो जो रिटेलर है या होलसेलर है वो दोनों लोग क्या करेंगे, जो परचेस कर रहे हैं दवाएं उसको मेंटेन करेंगे उसका रिकॉर्ड। तो किस डेट में आपने परचेस किया है वो मेंटेन होना चाहिए। ऐसे नेम एंड एड्रेस ऑफ द लाइसेंसी फ्रॉम होम ड्रग्स आर परचेज,
तो जिस आदमी से आप दवा ले रहे हैं तो वो क्या है, तो पहली बात ये है कि वो लाइसेंसी होना चाहिए, यानी लाइसेंस उसके पास होना चाहिए, ठीक है। तो उस लाइसेंसी का क्या है, एड्रेस क्या है वो आप मेंटेन करेंगे और उसका नाम मेंटेन करेंगे, ठीक है। या तो उसका लाइसेंस का नंबर आप अपने पास नोट करके रखेंगे जिससे आप दवा क्या है खरीद रहे हैं। चाहे आप होलसेलर हों, होलसेलर भी लोग क्या है बड़े डीलर से लेते हैं, कभी ऐसा होता है, और कभी डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर कंपनी से ले लेते हैं। तो जब आप किसी मतलब बड़े डीलर से ले रहे हैं या कंपनी से ले रहे हैं, जहाँ से भी आप ले रहे हैं, तो उसका पूरा नाम एड्रेस वगैरह आपको मेंटेन करना है। ऐसे ही ड्रग का नाम, कितनी कौन सी दवा आपने ली है, कौन सा उसका बैच नंबर है और कितनी क्वांटिटी में आपने दवा ली है, ये सारा मेंटेन करना है। ऐसे मैन्युफैक्चरर नेम मेंटेन करना है, परचेज बिल जिसको कैश क्रेडिट भी बोलते हैं या कैश मेमो बोलते हैं, तो वो आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है। अब एक टॉपिक और है आपके सिलेबस में, वो क्या है, ड्रग्स प्रोहिबिटेड फॉर मैन्युफैक्चर एंड सेल। तो ये कह रहे हैं वो कौन सी टाइप की दवाएं हैं जिनको क्या मना किया गया है, न तो उनको आप बना सकते हैं न तो उनको आप सेल कर सकते हैं। तो एक तो क्या, मिस ब्रांडेड, यानी दवा कोई और बना रही है सिप्ला कंपनी और नाम डाला जा रहा है उस पर सन फार्मा का, तो ये नहीं होना चाहिए। मिस ब्रांडेड दवाओं को न तो इस तरीके से दवा बनाने की इजाज़त है और न ही सेल करने की इजाज़त है, ये सब प्रोहिबिटेड है। ऐसे स्प्यूरियस है, ख़राब क्वालिटी की है, तो उसको भी नहीं कर सकते हैं। अडल्ट्रेटेड है, उसके अंदर मिलावट कर दिया गया है, तो वो भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी है, यानी जिस स्टैंडर्ड में, जिस बेहतरीन क्वालिटी में उसको बनाने के लिए कहा गया है उस क्वालिटी में नहीं बनाया गया। इस तरीके से दवा बनाना भी गलत है, जुर्म है। और फिर क्या है, उसको बेचना भी क्या है, गलत है, नहीं बेच सकते, प्रोहिबिटेड। अगर बेचते हैं तो जुर्माना लगेगा। अभी कितना जुर्माना लगता है इस टाइप से काम करने पे, वो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज़ वाले चैप्टर में, ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज़ वाले टॉपिक में, ठीक है। और क्या, तो पेटेंट ड्रग्स विद अनक्लोज्ड फॉर्मुलेशन, तो कोई पेटेंट दवा है जिसने अब किसी ने कोई फॉर्मुलेशन लिया, कोई दवा बनाई और उसको पेटेंट करा रखा है, वही उसको दवा को बना सकता है, कोई दूसरा नहीं बना सकता है। तो ऐसी दवाओं को अगर वो क्या है, अनक्लोज्ड फॉर्मुलेशन है उसमें, यानी उसके अंदर क्या फॉर्मूले से मतलब क्या फॉर्मूला उसमें अप्लाई किया गया है, क्या इंग्रेडिएंट डाला गया है, अगर वो सारी चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं तो वो दवा क्या बनाई भी नहीं जा सकती है। और कोई ऐसी दवा जिसका फॉर्मूलेशन नहीं मालूम है, अनक्लोज्ड है, बताया नहीं गया, छुपाया गया है, तो उसको क्या है, सेल भी नहीं किया जाएगा। और क्या है, ड्रग्स क्लेमिंग बाय एनी वे टू क्योर और टू ट्रीट एनी डिसीज आर मेंशन्ड इन शेड्यूल जे। ये कह रहे हैं शेड्यूल जे के अंदर जिन बीमारियों को मेंशन किया गया बताया गया है, अगर कोई दवा ये दावा करती है, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे वो दवा का जो बनाने वाला वो कह रहा है या उसका जो एडवर्टीजमेंट है उससे पता चल रहा है, किसी भी तरीके से अगर ये पता चल रहा है कि ये दवा जो है इसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि ये शेड्यूल जे के अंदर जो जिन बीमारियों को मेंशन किया गया उसको ठीक करने की इसके अंदर पावर है, वो ठीक कर सकती है, तो ऐसी दवा को भी क्या है, बेचना प्रोहिबिटेड है। अब शेड्यूल जे के अंदर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनको दवाओं से ठीक नहीं किया जा सकता है पूरी तरीके से, जैसे कि मान लीजिए एड्स हो गया, ऐसे ही कोई क्या है पैदाइशी अंधा पैदा हुआ, तो इस टाइप की बीमारियां उसके अंदर बहुत सारी मेंशन है। तो उनको अगर ठीक करने को कोई दावा कर रहा है, कोई दावा कर रही है, तो उस दवा को बेचना भी क्या है, मना किया गया है। ऐसे ही कोई एक्सपायर्ड ड्रग है उसको भी नहीं बेचना है, उसको भी मना किया गया है बेचने से। ऐसे ही ड्रग्स आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फ्रीली, ऐसे ही जो दवाएं गवर्नमेंट क्या है फ्रीली लोगों को यूज़ करने के लिए दे रही है, पता चल रहा हॉस्पिटल के अंदर है कहीं से, या कोई जुगाड़ लगा रखा है वहाँ से फ्री में तो दवाएँ ले रहा है, या तो फिर ये कि वहाँ से कम पैसों में दवा ले रहा है और ला के फार्मेसी में खूब पैसे ले लेके बेच रहा है, तो ये भी क्या है, मना है। ऐसे ही जो फिजिशियन का सैंपल होता है उसको जिस पे लिखा रहता है नॉट टू बी सोल्ड, उसको भी क्या है, बेचना मना है। ऐसे क्या है, दी ड्रग्स मैन्युफैक्चर्ड और इम्पोर्टेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ DNC एक्ट, ऐसे ही क्या वो दवाएं जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अगेंस्ट या रूल और रेगुलेशन है इसके अंदर जो बताए गए हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 के अंदर जो भी रूल और रेगुलेशन बताए गए हैं उसके अगेंस्ट जाके अगर कोई भी दवा बनाई गई है या बाहर से मंगाई गई है तो उसको क्या है, बेचना एक तरीके से जुर्म है, आपके ऊपर पेनाल्टीज लग सकती है, आपका क्या कहते हैं,
जो लाइसेंस वो भी कैंसिल, आपका जो लाइसेंस है वो भी कैंसिल हो सकता है। तो ये जो टॉपिक था यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।